हेलो एवरीवन, दिस इज तनु चंदेल एंड इस वीडियो में हम लोग मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ अ सब टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स चाहिए, स्पेशली 1 मार्क क्वेश्चंस, तो आप लोग मेरी ब्लॉग साइट पर विजिट कर सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर में हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, उनको मार्केट में सेल करके उनसे पैसा कमाने के लिए। तो बेसिकली हम लोगों का जो मेन एम है इसमें, वो है पैसा कमाना। अब इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए, स्पेशली वो डेफिनेशन जो कि आप लोगों की बुक में गिवन है, हम लोगों को पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना पड़ेगा एंड उन रीजन्स को देखना पड़ेगा जहाँ पर कि मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर को जो है प्रैक्टिस किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि किन रीजन्स में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। तो मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है जो कि आप लोगों के वर्ल्ड के बहुत ही डेवलप्ड रीजन्स हैं या वर्ल्ड की बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें। एंड अब तक आप लोगों को ये आइडिया तो लग ही गया होगा कि ये जो वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज हैं या रीजन्स हैं, ये हैं कौन कौन से। तो इसमें पहला आता है आप लोगों का नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, दूसरा आता है आप लोगों का ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, एंड तीसरा आता है आप लोगों का मेडिटेरेनियन रीजन्स। अब अच्छे से समझने के लिए हम लोग इनको एक बार मैप में भी देख लेते हैं कि ये रीजन्स कहाँ कहाँ पर आते हैं। तो जो पहला रीजन आप लोगों को दिया हुआ था वो आप लोगों को याद होगा, वो था नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, यानी कि जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है उसका कुछ ये वाला पार्ट, वेट लेट मी ड्रॉ इट, हाँ, कुछ ये वाला पार्ट, जिसमें कि आप लोगों की कंट्रीज आती हैं लाइक फ्रांस, जर्मनी, द नेदरलैंड्स, यूके, जो कि आप सभी लोग जानते हो कि बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं। फिर जो आप लोगों को दूसरा रीजन बताया गया था वो था ये वाला ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यानी कि जो आप लोगों का नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसका भी ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट, जिसमें आप लोगों के कुछ पार्ट्स आते हैं कनाडा के एंड यूएसए के। फिर जो तीसरा रीजन आप लोगों को बताया गया था वो था मेडिटेरेनियन रीजन, जो कि मेडिटेरेनियन सी के आसपास वाली कंट्रीज हैं उनको बोला जाता है। ठीक, तो इसमें आप लोगों की कंट्रीज आती हैं लाइक स्पेन, पोर्टुगल, इटली, ग्रीस एंड टर्की, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, ये सारी। तो इन सारी कंट्रीज में भी जो है मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। अब आप लोगों ने एक चीज़ जो है वो ऑब्जर्व की होगी कि जितने भी मैंने आप लोगों को अब तक रीजन्स बताए हैं, इनमें एक चीज़ कॉमन है कि इनका जो क्लाइमेट है वो बहुत ही कोल्ड है। बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट है यहाँ पर, बहुत ठंड पड़ती है, स्पेशली विंटर्स में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है इन रीजन्स में। जिसकी वजह से क्या है कि हम लोग वेजिटेबल्स को जो है ग्रो नहीं कर पाते इतनी ठंड में। इतने ठंडे क्लाइमेट में स्पेशली विंटर्स में वेजिटेबल्स को ग्रो करना होता है, तो वो सुइटेबल नहीं बैठ पाता है इस क्लाइमेट में। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्रीन हाउसेस को यूज़ करते हैं, जो कि ग्लास या प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। कुछ इस तरीके का एक ये स्ट्रक्चर होता है, ग्लास या प्लास्टिक से बना हुआ। तो इस ग्रीन हाउस का जो इस ग्रीन हाउस की एक खासियत है वो ये है कि ये सनलाइट को अंदर आने तो देता है, राइट, बट जो उसकी हीट होती है सनलाइट की, उसको ग्रीन हाउस जो है वो अपने ही अंदर ट्रैप कर लेता है, उसको बाहर नहीं जाने देता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अंदर का माहौल है वो गर्म हो जाता है, अंदर का क्लाइमेट गर्म हो जाता है, जो कि सुइटेबल हो जाता है फिर वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए। वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए इनफ टेम्परेचर जो होता है वो ग्रीन हाउस के अंदर हो जाता है। एंड ये ग्रीन हाउसेज आप लोगों के अंदर से कुछ इस तरीके के दिखते हैं, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर हम लोगों को जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करने हैं वो हम लोग ग्रो कर लेते हैं। तो अब हम लोग जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं, जिसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी था जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, ग्रीन हाउसेज एंड आर्टिफिशियल हीटिंग इन द कोल्डर रीजन्स। तो ग्रीन हाउसेज का यूज़ करते हैं हम एंड आर्टिफिशियल हीटिंग का यूज़ करते हैं कोल्डर रीजन्स में, जहाँ पर कि ठंड की वजह से वेजिटेबल्स को ग्रो करना सूटेबल नहीं हो पाता है। फिर इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पर जो फार्म्स का साइज होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। मैंने आप लोगों को इससे पहले एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन भी पढ़ाया था, जिसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये डेवलप्ड कंट्रीज में प्रैक्टिस होता है वर्ल्ड की, बट वहाँ पर जो एक इंसान के खेत का साइज था वो बहुत ही बड़ा था, इतना बड़ा कि आप जहाँ तक जो है नज़र घुमाओगे वो एक इंसान का आप लोगों को खेत नज़र आएगा।
बट यहाँ पर फार्म्स का जो साइज़ है वो स्मॉल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग ग्रो कर रहे हैं वेजिटेबल्स, जिनको कि आप लोग मशीन से जो है ग्रो नहीं कर सकते हो। इतना अच्छा अभी तक हम लोग का मैकेनाइजेशन लेवल नहीं है। तो इन सारी ही वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को आप लोगों को हाथ से बोना पड़ता है। एंड अगर हाथ से सारा काम करना पड़ रहा है तो कोई इंसान क्यों इतने बड़े खेत में जो है कहाँ तक मेहनत करेगा, मतलब एक इंसान इतने बड़े खेत में। तो इस वजह से जो फार्म्स का साइज होगा वो स्मॉल होगा। एंड ये जो फार्म्स लोकेटेड होंगे ना आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाले, ये जो अर्बन मार्केट्स हैं उनके बहुत ही पास में लोकेटेड होंगे। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो इन लोगों का मोटिव ये है कि इन लोगों को इनको बेच के जो है फलों को या सब्जियों को बेच के पैसा कमाना है। बट पैसा तो वो भी कमा रहे थे गेहूं बेच के, बट उन लोगों के जो फार्म्स थे वो तो बहुत दूर थे अर्बन एरियाज से। ये पास में क्यों है? क्योंकि ये गेहूं या चावल नहीं है जो कि आप लोग पूरे साल रखे रहोगे। गेहूं को तो आप पूरे साल रखे रहो, वो खराब ही नहीं होता है ना। बट ऐसा केस जो है वेजिटेबल्स में नहीं होगा। वेजिटेबल्स 2 या 3 दिन के अंदर ही खराब होने लग जाती हैं। तो इन वेजिटेबल्स को फ्रेश पहुंचाया जाए अर्बन कंज्यूमर्स तक, इसीलिए जो फार्म्स होंगे वो अर्बन एरियाज के बहुत ही पास में लोकेटेड होंगे। यही रीज़न है इसका। फिर जो आप लोगों को दूसरा कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है वो है इट इज़ बोथ कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो वेजिटेबल्स की देखभाल है वो आपको खुद करनी पड़ेगी, यहाँ पर मशीन्स का कोई ज़्यादा काम नहीं होगा। कैपिटल इंटेंसिव है वो अभी आप लोगों को समझ में आएगा। पहली चीज़ तो वो जो मैंने आप लोगों को अभी ग्रीन हाउस बताया था ना, उसका पूरा जो सेटअप करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। एंड इसमें एक और चीज़ें क्या होंगी कि आप लोग इरिगेशन का यूज़ बहुत ज़्यादा करोगे, यानी कि मान लो कभी बारिश ना हुई तो भी तो जो फसल है वो पानी मांगती है। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए आप लोगों को इरिगेशन फैसिलिटीज़ का जो है वो पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज़ है आप लोगों को हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करना पड़ेगा। जो कि मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि मान लो ये कोई गेहूं का पौधा है एंड इसमें पहले कुल 20 ग्रेन्स आते थे। बट हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की वजह से क्या होगा कि इस गेहूं के पौधे में जो पहले 20 ग्रेन्स आते थे अब वो 50 या 60 हो जाएंगे। यानी कि जो ईल्ड है, जो प्रोडक्शन है किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप का, वो जो है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का जो है वो यूज़ करते हैं। जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी जो है वो बरकरार रहे, ठीक, जो उसकी उपज है वो बरकरार रहे, उसके लिए हम लोग इसमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे। एंड आप लोगों को पता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो फसल होती है, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या ये जो भी हैं, इनमें कभी कभी कीड़े लग जाते हैं, इंसेक्ट्स हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। अब आप लोग देखोगे इन सारी ही चीज़ों को यूज़ करना, इसके लिए आप लोगों को पैसा चाहिए। दैट इज़ वाई ये थी क्या, कैपिटल इंटेंसिव। फिर उसके बाद में जो आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वो है फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है? जो फ्लावर्स होते हैं उनका कल्टीवेशन या फूलों की खेती। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? अगेन ये करेंगे तो वही, इन ये जो फूल बोएंगे उनको मार्केट में सेल करेंगे एंड पैसा कमाएंगे। एंड आप लोगों को ये भी पता होगा कि फ्लावर्स का यूज़ हम लोग करते हैं जो आप लोगों के परफ्यूम्स होते हैं उनमें, ताकि उनमें खुशबू आ जाए। जो कॉस्मेटिक्स वगैरह होती हैं उनमें फ्लावर्स का यूज़ होता है। एंड जो आप लोग की सोप्स वगैरह होती हैं उनमें भी जो है फ्लावर्स का यूज़ होता है। तो अब ये जो फ्लोरिकल्चर है ये होता तो वैसे वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन्स में प्रैक्टिस है। इंडिया में भी हम लोग फूलों की खेती करते हैं इन्हीं सारे यूजेस के लिए, एंड और भी पार्ट्स में करते हैं। बट जो सबसे ज़्यादा फेमस है फ्लोरिकल्चर वो है द नेदरलैंड्स का, जिसमें कि आप लोगों के जो फूल होते हैं एक तरीके के ट्यूलिप्स, जो कि एक फूलों का नाम है, वो बहुत ज़्यादा कल्टीवेट किए जाते हैं, या उनके लिए नेदरलैंड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब ये नेदरलैंड्स कहाँ पर है, मैं आप लोगों को वो दिखा देती हूँ। तो ये है आप लोगों का यूरोप का मैप, एज यू कैन सी हियर। एंड यहाँ पर जो है ये जो आप देख रहे हो ये है द नेदरलैंड्स, जिसकी कैपिटल आप लोग जानते होंगे एम्स्टर्डम है। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फ्रांस, जर्मनी वगैरह हैं। तो ये है द नेदरलैंड्स। एंड जो फ्लावर्स मैंने आप लोगों को अभी बताए यहाँ की स्पेशलिटी हैं वो हैं ये ट्यूलिप्स, जिनके की खेत जो हैं
वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर है ये। एंड आप लोगों ने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो हीरो एंड हीरोइन है वो इन्हीं जो फूलों के खेत हैं इनमें नाचते फिरते रहते हैं। तो ये है ट्यूलिप्स, एंड जो कि स्पेशलिटी है एक नेदरलैंड्स की। तो ये जो फ्लावर्स हैं ये आप लोगों की नेक्स्ट लाइन में बताया गया है, दीज फ्लावर्स आर फ्लोन टू ऑल मेजर सिटीज़ इन यूरोप। इन फ्लावर्स का यूज़ हम लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाने में तो करेंगे ही, प्लस जैसे हम लोग के यहाँ ये हम लोग किसी को मतलब थोड़ा इज्जत के लिए या फिर कोई किसी को कॉन्ग्रेट करने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस या बधाई देने के लिए हम लोग फ्लावर्स लेके जाते हैं, मतलब गुलाब वगैरह। ऐसे ही इन लोग के यहाँ यूरोप में ये लोग ट्यूलिप्स को लेके जाते हैं, इन फ्लावर्स को। तो एक यूज़ ये भी है इनका। फिर उसके बाद में जो आप लोगों की नेक्स्ट फार्मिंग है जो दी हुई है वो है ट्रक फार्मिंग। तो ट्रक फार्मिंग कुछ भी नहीं है। ट्रक फार्मिंग में क्या है कि वो रीजन्स जहाँ पर कि फार्मर्स सिर्फ वेजिटेबल्स में ही जो है स्पेशलाइज्ड होते हैं, सिर्फ वेजिटेबल्स को ही वो लोग ग्रो करते हैं, तो उस फार्मिंग को हम लोग बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। अब इसका नाम ट्रक फार्मिंग पड़ा क्यों? ट्रक फार्मिंग इसका नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पर मान लो ये कोई एक वेजिटेबल फार्म है एंड ये है वो अर्बन एरिया जहाँ पर कि हम लोगों को इन वेजिटेबल्स को जो है पहुँचाना है, यही इनकी मार्केट है। तो इस फार्म और ये जो अर्बन मार्केट है इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इतना होगा जो कि एक ट्रक एक रात में जो है वो कवर कर सकेगा, इसीलिए जो है इसका नाम वो ट्रक फार्मिंग पड़ा है। अभी आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे भी, द डिस्टेंस ऑफ ट्रक फार्म्स फ्रॉम द मार्केट इज गवर्नड बाय द डिस्टेंस दैट अ ट्रक कैन कवर ओवरनाइट, हैंस द नेम ट्रक फार्मिंग। सो यही था, ये ट्रक फार्मिंग है। इनको जो है ये मैंने आप लोगों को अभी तक जितनी भी चीज़ें बताई हैं बहुत ही अच्छे से जो है आप लोग प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चंस भी जो है यहाँ से वो काफ़ी सारे बन सकते हैं। एंड ये पूरा जो टॉपिक है आपका मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, ये 5 मार्क में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, एंड 3 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। सो प्रिपेयर इट वेरी वेल। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन पर आते हैं जो कि मैंने आप लोग को बताया अच्छे से तभी समझ में आएगी जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे। तो अब हम लोग इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। मार्केट गार्डनिंग इज द relatively स्मॉल स्केल प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, vegetables and flowers as cash crops frequently sold directly to consumers and restaurants। तो इसमें पहली चीज़ आप लोगों की जो दी हुई है वो है स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, जो मैंने आप लोगों को बताया कि फॉर्म्स का साइज स्मॉल होगा। क्यों? क्योंकि मैकेनाइजेशन नहीं है, सारा का सारा काम हाथ से ही करना है। दूसरी चीज़ ये कैश क्रॉप्स हैं, यानी कि इनको ग्रो करने का मेन मकसद ही ये है कि हमें इनसे पैसा कमाना है इनको सेल करके। अब क्या है कि ये जो क्रॉप्स हैं जितनी भी ये फ्रूट्स वगैरह, हम इनको डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करेंगे, कंज्यूमर्स को या फिर जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको डायरेक्टली बेचेंगे। इंडिया जैसा नहीं होगा। इंडिया में आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली एक मिडिल मैन इन्वॉल्व होता है। मान लो कोई किसान है वो खेती करता है, वो मतलब फल वल या जो सब्जियां वब्जियां हैं वो उगाता है, तो वो क्या करेगा, वो उन सब्जियों को उगा करके एक मिडिल मैन को दे देगा जो कि फिर उनको जो है मार्केट है उसमें सेल करने वाले जो सेलर्स होंगे उनको बेचेगा। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर ये लोग डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करेंगे ताकि इन लोगों को जो पैसे हैं वो ज़्यादा मिल सके, ज़्यादा प्रॉफिट ये लोग कमा सके। अगर मिडिल मैन इन्वॉल्व होगा तो वो भी तो बीच में कुछ पैसा मारेगा। तो दैट इज़ वाई ये लोग डायरेक्टली कंज्यूमर्स और रेस्टोरेंट्स को जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग and have a great day.